एक स्वामी जी गंगोत्री में रहते थे, अभी तो नीचे ऋषिकेश में आ गए, अपरोक्षानंद जी। ये बात बता रहा हूं मैं आपको करीब 24-25 साल पहले की। वो कोई भी उनके पास जाता था, ऐसे बड़े विद्वान महापुरुष हैं, अच्छे योगी हैं, तो वो सबकी नाभि ठीक करते थे और शिविर लगाते थे पूरे देश भर में। अब तो बुजुर्ग हो गए काफी, शायद अब तो बंद कर दिए होंगे शिविर, उनके पास कोई आता होगा तो बता देते होंगे। तो वो पूरे देश में शिविर लगाते थे और केवल नाभि ठीक करवाते थे, और उसी से ही मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। किसी को बुखार हो जाए तो नाभि ठीक, सर्दी जुकाम हो जाए तो नाभि ठीक करते थे, किसी को शुगर है तो नाभि ठीक करते थे, किसी को ब्लड प्रेशर है तो नाभि ठीक करते थे, हार्ट की प्रॉब्लम है तो नाभि ठीक करते थे, किसी को गुस्सा है तो नाभि ठीक करते थे, ध्यान नहीं लगता है तो नाभि ठीक करते थे। और नाभि ठीक करके ही, और देखता था मैं, लोगों को फायदा होता था। अब आपको आश्चर्य लगेगा, एक भाई गुजरात में थे, रामजी भाई उनका नाम था। ये भी बात करीब 20 साल पहले की है, 20-22 साल पहले की। तो मैं सूरत में गया तो उनका कैंप लग रहा, बोले रामजी भाई आए हुए कैंप लगाते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? तो बोले वो बैठना सिखाते हैं, खाली जो है वो स्पाइनल कोड का बैलेंस बनाते हैं। तो वो अलग अलग तरह से बैठा करके, हमारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, ऐसे नहीं बैठते हम। कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। सोने में कैसे सोते हैं? ऐसे सोते हैं, या ऐसे सोते हैं। सीधे भी सोएंगे तो ऐसे सोएंगे। माने ठीक ठीक नहीं सोना। सोते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, बॉडी बैलेंस रहनी चाहिए। साइड में भी सोते हैं तो थोड़ी से पैर मोड़ करके सोना चाहिए। 99% लोगों का बैठने का पोज ठीक नहीं होता है, 99% लोगों का सोने का पोज ठीक नहीं होता है। ये बात बता ही रहा हूं तो पूरी बता देता हूं। खड़े भी होंगे तो कैसे होंगे? ऐसे होंगे। देखो, खड़े होने का पोज, ये सारे पोज में उल्टे पुल्टे जो करते हो ना तुम, खड़े होंगे तो ऐसे होंगे। अब बैलेंस बिगड़ेगा, बॉडी का बैलेंस ठीक है ही नहीं आपका। ऐसे आप लोगों को सीधा खड़ा तब तक, जब तक आपकी परेड कराते हैं तब तक तो आप सीधे खड़े हो जाते हैं, विश्राम में ऐसे खड़े हो जाते हैं। बाकी ये तो बैलेंस बिगड़ गया। ये तो अधर है, अब सारा प्रेशर इधर आ गया। अब वो थोड़े दिनों में सैटिका होता है, कमर में दर्द होता है। फिर ये तो खड़े होने की, बैठने की मैंने बताया। बैठने में अब ऐसे तो बैठती ही नहीं है। कुछ तो मैंने देखा, एक दो तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे, फिर सीधे बैठने के चक्कर में ऐसे बैठेंगे। अब ऐसे बैठते हैं तो देखिए कैसे बैलेंस बिगड़ता है कमर का। देखो, ये तो आगे चला गया, और आप ऐसे बैठे तो ये पीछे हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही। अब हजारों में से एक आदमी ठीक से बैठना जानता है, हजारों में से, और मैं कहूंगा लाखों में तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सीधे भी बैठते हैं, सीधा बैठने की आदत ही नहीं। कुछ तो ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाए, फिर और धीरे आएंगे तो फिर तो और फिर तो कुछ तो बड़े विचित्र तरीके से बैठते हैं। मैंने ठीक से बैठ नहीं सकता, फिर ऐसे बैठेंगे। फिर कुछ ऐसे बैठेंगे, कुछ ऐसे बैठेंगे। मैंने ठीक से नहीं बैठना। ये उल्टा उल्टा क्यों बैठता है भाई? सीधा क्यों नहीं बैठता? इसमें भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। देखो पूरा, अभी देखिए पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ये भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ठीक से नहीं बैठना आता आदमी को। किसी भी आसन में बैठो, वज्रासन में बैठो तो ऐसे बैठना चाहिए,
पद सिद्धा सुखासन में बैठे तो ऐसे बैठना चाहिए, सिद्धासन में बैठो तो ऐसे बैठना चाहिए, पद्मासन में बैठो तो ऐसे बैठना चाहिए, कुर्सी पर बैठो तो सीधा बैठना चाहिए। 99% लोगों को बैठना नहीं आता। सोए तो ऐसे सोना चाहिए या तो ऐसे सोए। सीधे सोते हैं तो, साइड से सोते हैं तो ऐसे सोए। ये दो ही सोने के तरीके हैं। थोड़ा सा पैर मुड़े हुए। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे ब्लड कैंसर से लेकर के, पैरालिसिस से लेकर के, हार्ट अटैक और इंडाइजेशन से लेकर के तमाम बीमारियां होती हैं। आपको पता नहीं लगता इन बातों का। ऐसे और ऐसे ऐसे ये सही तरीका ये है। घुटने पर घुटना और मेरुदंड सीधा, ज्यादा पैर भी नहीं मोड़ना। कुछ तो ऐसे ही सोते हैं छोटे बच्चे, ऐसे पता नहीं ये मतलब ऐसे नए नए तरीके खोजेंगे, ऐसे सोएंगे। ये वाला तो आम ही तरीका है। और ज्यादा सोते हैं तो ऐसे ही सो जाते हैं। और इसमें तो पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये गलत है। ऐसे सोना चाहिए। ये या तो ऐसे सोएं और साइड से सोते समय तकिया लगाना चाहिए, क्योंकि इससे नहीं तो देखो ये गैप है ना 4 इंच का, 3-4 इंच का जो गैप होता है फुल फिल होना चाहिए। तो साइड से सोते समय पिलो लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे हाथ लगा लेना चाहिए कभी तकिया ना मिले तो। नहीं तो हाथ भी फ्री हो जाता है। तकिया लगा देते तो हाथ भी फ्री हो गया फिर। तो यहां तकिया लग गया ऐसे और ऐसे, ये ऐसे हो गया। तो गर्दन का भी बैलेंस नहीं बिगड़ा, कमर का भी बैलेंस नहीं बिगड़ा, पैरों का भी बैलेंस नहीं बिगड़ा। ऐसे रहना चाहिए। आप कहेंगे स्वामी जी ऐसे तो फिर नींद कैसे आएगी? तो उल्टी सी सो करके कैसे नींद आती है? आदत ठीक करो अपनी, आदत ठीक नहीं है तुम्हारी। ऐसे या ऐसे इधर से सोएंगे तो ऐसे। ये थोड़ा हाथ इधर उधर हो सकता है, यहां की बजाय हाथ यहां आ सकता है, ये हाथ यहां आ सकता है, ऐसे इतना तो हो सकता है। ऐसे ये सोने का तरीका, बैठने का तरीका। बैठने का तरीका ऐसे नहीं बैठना चाहिए, देखो ऐसे, ये ऐसे नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठते हैं। उठेंगे तो ऐसे उठेंगे, ये नहीं। कैसे उठना चाहिए? साइड से उठना चाहिए। ऐसे सीधे उठने से नाभि डिग जाती है। अब जवान को कुछ नहीं होता है और एक दिन में कुछ नहीं होता है। ये चीजें धीरे धीरे गड़बड़ होती हैं। फिर कहते हैं बाबा कमर गई, घुटना गया, गर्दन गई, कंधा भी गया और फिर ये गया और वो गया, फिर पूरा ही गया। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान ही नहीं देते आप। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, खान पान पर ध्यान नहीं देते। अब पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। अब छोटी छोटी बातें हैं, चलिए 2-4 बातें बता देता हूं खान पान के बारे में। पानी ऐसे सुबह उठ के ऐसे बैठ के पानी पीना चाहिए। लंबे समय तक खड़े होकर के पानी पीने से गैस्ट्रिक, अर्थराइटिस, इंडाइजेशन और पेट की समस्या होती है। सुबह उठ करके खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। कैसे पानी पीना चाहिए? ऐसे बैठ करके पानी पीना चाहिए। जिनको नीचे बैठने में असुविधा हो उनको कुर्सी पर बैठ के पानी पीना चाहिए। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए। सुबह का पानी जल्दी पी लिया तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, परंतु दिन में जो भी पानी पिए, ज्यादातर लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है। क्यों? खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, पानी जल्दी जल्दी पीते हैं, गैस तो बनेगी। और एक और काम करते हैं, पानी ऐसे ऊपर से डाल के पीते हैं और उससे पूरी गैस तो अंदर जाती है, पानी के साथ गैस आती है, वो पूरी पेट में भर जाती है। पानी हमेशा ऐसे मुंह के लगा के पीना चाहिए। पहले पीते थे ऊख से पीते थे, ऐसे पानी पीते थे। ये ऊपर से पानी पीना है ये ठीक नहीं है। खड़े खड़े पानी पीना है ये ठीक नहीं है।
जल्दी जल्दी पानी पीना ही ठीक नहीं है। जिन को अर्थराइटिस है और जिनको कफ है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको वार्म वाटर पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। जिनको अर्थराइटिस और अस्थमा कब्ज है उनको भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, 3 से 4 लीटर, गर्मी है तो 4 लीटर, नहीं तो 3 लीटर बॉडी में लिक्विड किसी भी रूप में, पानी, छाछ या दही आदि के रूप में जरूर जाना चाहिए। इससे ज्यादा भी लिक्विड नहीं जाना चाहिए, उससे किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर किडनी फेल हो सकती है। और इससे कम भी नहीं जाना चाहिए। अब ये छोटी सी बात है, अब इतनी बातों के ऊपर ध्यान देते हो आप? ये कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है, ध्यान होना चाहिए इन बातों के ऊपर। खाने पीने पर ध्यान ही नहीं हमारा। खराब चीज नहीं पीनी चाहिए, कोई भी पीने की चीज हो, खाने की चीज हो, याद रखना एक कण भी आहार का खान पान के रूप में गलत नहीं जाना चाहिए और एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। 2 बातें बताई। एक क्षण भी गलत विचार मन में आया तो आदमी को हैवान शैतान बना सकता है, उसको पागल कर सकता है, उसको हिंसक क्रूर बना सकता है, बेईमान बना सकता है, दुराचारी व्यभिचारी अनाचारी बना सकता है, उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। एक क्षण का गलत विचार एक बहुत अच्छे आदमी को भी गिरा सकता है, सारी दुनिया की नजरों में गिरा सकता है, अपने घर परिवार अपनी नजरों में गिरा सकता है। एक क्षण का गलत विचार नहीं आना चाहिए और एक क्षण भी गलत आहार अपने भीतर नहीं जाना चाहिए। 2 बात याद रख लेना। विचार अंदर गलत जाएगा तो हमारे जीवन को ही तबाह कर देगा, और आहार गलत जाएगा वो हमारे शरीर का हिस्सा बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने बीड़ी पी और धुआं तो बाहर निकल गया, दारू पी तो पेशाब से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। जो भी चीज अंदर जाती है वो शरीर का हिस्सा बन जाती है। आप जो भी खाते, मांस मदिरा खाते हैं, पीते हैं, दारू पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, या शाक सब्जी अन्न जल जो भी आप लेते हैं, वो आपके शरीर का हिस्सा बनता है। वो एक प्रोसेस है, उसके बाद ही बाहर निकलता है, अपशिष्ट बाहर निकलता है, वो अपना पूरा प्रभाव अंदर छोड़ के जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप तंबाकू खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जाता है, वो उसका अपशिष्ट बाहर निकलता है, वो एक एक सेल को डिस्ट्रॉय करता है। लंबे समय तक तंबाकू खाने से वो हमारे शरीर के एक एक अंग का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। ये तो पूरी रिसर्च हो चुकी है साइंटिफिकली कि तंबाकू लगातार खाने से जो है वो हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डीएनए तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक जो बिना तंबाकू आदि खाने वाला, बिना शराब आदि पीने वाला व्यक्ति और एक शराब पीने वाला, दोनों का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, एक एक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसी में अंतर आ जाता है। स्ट्रक्चर में भी अंतर आता है और कैरेक्टर में भी अंतर आता है। इसलिए हम मना करते हैं कि आप नशा मत कीजिए। ऐसा सारे देश में मुहिम चल रही है, नशा मत कीजिए, नशा मत कीजिए। फिर भाई हम क्यों पीते हैं शराब, क्यों खाते हैं मांस, क्यों पीते हैं बीड़ी सिगरेट, क्यों हम गुटखा और को तमाम तरह के नशीली चीजें। नशा छोटा हो या बड़ा हो, ये शरीर के लिए हार्मफुल है भैया। लाभ एक भी बता दो आप भाई, कोई भी एक लाभ बता दो कि भाई बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से ये लाभ होता है। मैं भी कल से खाना शुरू कर देता हूं, कल से नहीं अभी शिविर के बाद खाना शुरू कर दूंगा। लाभ बता दो, एक भी फायदा बता दो उसका। तो पूरा साइंटिफिकली ये प्रूव है पूरी दुनिया में कि तंबाकू किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। एक भाई आया, बोले बाबा जी मैं बताता हूं फायदा। मैंने कहा क्या? बोले वो जब तक बीड़ी नहीं पीते और वो ये नहीं खाते तब तक लैट्रिन नहीं उतरती, पेट बढ़िया साफ हो जाता। मैंने कहा गाय भैंस 5 किलो का गोबर करे, बीड़ी पी के कर बावड़े, क्योंकि दवाई है। आदमी ना पता नहीं नए नए तरीके कहां से निजात कर लेता है। ये कोई पेट साफ करने वाली दवाई नहीं है, पेट साफ करने का कोई इसमें गुण ही नहीं होता। ये तो एक तरह की हैबिट, इसके अंदर ना जो कुछ ऐसे विषैले तत्व होते हैं, निकोटीन आदि होती है, वो थोड़ा सा एक बार जो है रिलैक्स करती है सिस्टम को, फिर उसको जकड़ लेती है। बहुत खतरनाक होता है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब पहले गांव में लोग हुक्का पिया करते, तो जैसे हम बच्चे थे तब हम तो शुरू से इन चीजों का विरोध करते थे। तो हम कहते थे ताऊ बाबा हुक्का मत पी,
इससे कफ बनेगा। बोले बेटे कफ बनता नहीं, इससे निकला है। वो बीड़ी पियो, हुक्का पियो तो खांसी हो और कफ निकले, तो उनको ऐसा लगता है कफ निकल रहा है। मैंने कहा ताऊ बाबा इससे बना है, वो उसको यूं लगा इससे निकला है, उससे निकलता नहीं है, उससे बनता है भाई। उससे फेफड़े कमजोर होते हैं, फिर तो ये तम्बाकू से हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, उससे कब बनता है। तो खैर छोटी छोटी बातें इन पर ध्यान देना। और उसके साथ में कह रहा था फिर ये उपचार करना। तो इतने विषय हैं, फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये नाभि के लिए बहुत अच्छा है, नाभि का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। फिर इधर सिर में दर्द के लिए पॉइंट है, ये अंदर की तरफ अंगूठे के जड़ में देखो, अंगूठा की हड्डी पीछे से यहां आकर के मिल रही है, इधर से पहले अंगुली की हड्डी आकर के मिल रही है, ये ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट के अंदर अंगूठे की तरफ दबाने से सिर में दर्द अच्छा होता है, और अंगुली के जड़ में दबाने से पेट में दर्द हो या नाभि डिग गई हो ठीक हो जाती है। ये पॉइंट, ये पीछे जितने भी पॉइंट हैं ये दर्दों के लिए हैं, ये पीछे के पॉइंट है दर्दों के लिए, और ये ऊपर के जितने भी पॉइंट हैं ये साइनस के लिए, ये मस्तिष्क के लिए, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, ब्रेन, और ये तो टॉप वाला जो पॉइंट है जबरदस्त है। फिर और कुछ 2-4 पॉइंट बताता हूं। ये रिंग फिंगर के टॉप पर यहां ऐसे दबाने मात्र से स्ट्रेस दूर हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है, और मन में किसी भी तरह की चिंता आदि होना एकदम कम हो जाती है। तो जो भी है ये सिस्टम है यहां से, ये एकदम से मानसिक तनाव के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और कोई भी मास्टर पॉइंट है, कोई भी बीमारी हो शरीर में, इसी अंगुली के पीछे से, इसी अंगुली के पीछे से जैसे किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो कमर आदि में, यहाँ गर्दन से लेके पूरा शरीर जकड़ जाता है ना, तो उस समय क्या करना, ये देखो मैं बता रहा हूं खाली, ये ऐसे इस अंगुली के ऊपर ना ऐसे गोल पेन ले लेना, कोई मजबूत सा, ऐसे गोल पेन को ऐसे यहां से ऐसे दबा देना। ऐसे ये दबाएंगे तो इतना भयंकर दर्द होगा जैसे आदमी चीख पड़ता है, आंखों में आंसू आ जाता है, इतना दर्द होता है। लेकिन ऐसे दबाने से 1 मिनट के अंदर अंदर जो आदमी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, बेड रेस्ट कर रहा है, माने से हिलना डुलना बंद हो गया है ना, वो भी आदमी चलने लग जाता है, और 2-4 दिन 10 दिन करने से दौड़ने लग जाता है। इतना जबरदस्त पॉइंट है ये खास पॉइंट है। अब इसमें कई तरह की पद्धतियां विकसित हो गई हैं, एक एक्यूप्रेशर है, फिर सुजोक है, फिर ये पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम दे दिए हैं। ये तो सब तो ऊर्जा विज्ञान है, एनर्जी सबसे बड़ा सिद्धांत है पूरी दुनिया का, एनर्जी पर ही सारी साइंस है, एनर्जी पर ही सारी स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ एनर्जी पर चल रहा है, जीवन ही एनर्जी पर चल रहा है पूरा। तो ये यहां से ये ऊर्जा पैदा होती है, और ये कमर से संबंधित ऊर्जा यहां से पैदा होती है पीछे से, ऐसे इसको बहुत भयंकर दर्द होता है। फिर इस ऐसे तो इस अंगुली के पीछे से भी हार्ट के लिए खास पॉइंट होता है, इस छोटी अंगुली के इधर से तो पेशाब के लिए बताया था, इधर से और यहां से हार्ट के लिए, यहां से और यहां से ऐसे पॉइंट। अब किसी को हाइड्रोसिल हो गया है, जो है टेस्टिकल्स में पानी भरा आता है, पुरुषों को बीमारी होती है, टेस्टिकल्स में जो है जो गोलियां होती हैं उनमें पानी भर जाता है, तो यहां से ये कान के ऊपर एक ये उठी हुई नस है, देखो ये, इस नस को जोर से दबाते हैं, और जोर से दबा के फिर उठक बैठक करवा देते हैं, जो बैठक लगाते हैं ना, ऐसे 5-7 बार उठक बैठक करवा देते हैं, ऐसे दबा करके, ऐसे बैठाया उकड़ू बैठा के ऐसे, और ऐसे उठक बैठक करवा देते हैं उसको, ऐसे 5-7 बार ऐसे करवाया, ये कान के ऊपर से पकड़ते हैं, और एक ही बार में हर्निया ठीक हो जाता है ऐसे करने से। ज्यादा से ज्यादा किसी को 5-7 बार करना पड़ सकता है, नहीं तो एक ही बार में। एक नीमच में कोई थे, वो किया करते थे, तो उनसे हमने सीखा और फिर कईयों के ऊपर प्रयोग किया। ऐसे हमने कितनी चीजें अलग अलग हजारों लोगों से हजारों प्रकार की बातें हमने परंपरा से जो ट्रेडिशनल नॉलेज चलाया था उसको सीखा, फिर उसको हमने आगे एग्जीक्यूट किया। तो ये यहां से पॉइंट, जिनको भी हाइड्रोसिल हो ये पॉइंट दबा लें, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि, मंडूर,
वृद्धि बाधिकावटी, 3 औषधियां दे देते हैं। चंद्रप्रभावटी 1-1 गोली, पुनर्नवादि मंडोर और वृद्धि बाधिकावटी 2-2 गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला दिया। और फिर ये गोमुखासन करवा दिया, जो आपसे अभी करवाया था ना पहले, ये गोमुखासन। और बहुत अच्छा होता है इसमें गरुड़ासन, गोमुखासन गरुड़ासन, ये 2 आसन खाली, गोमुखासन और गरुड़ासन। और ये पॉइंट दबाना, और जो मैंने औषधि बताई। अब हाइड्रोसिल नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता है, अब ऑपरेशन में थोड़ी ऊक चूक हो जाए तो फिर आदमी हमेशा के लिए नपुंसक भी हो सकता है। इतनी सी अब छोटी सी बात है। स्पाइनल कोड का ऑपरेशन करने से हमेशा के लिए पैरालिसिस हो सकता है, कई लोगों को हुआ है, फिर पूरी जिंदगी नर्क बन जाती है। खैर, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा था। सीधे बैठो। हाँ? अभी तो बताया था सीधा बैठना है। बार बार आपकी कमर कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है। तो आपको अभी 2-4 बीमारियों के बारे में बता के, फिर प्राणायाम करा के, फिर आपको घरेलू उपचार बताएंगे। बड़े अद्भुत प्रयोग हैं। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी बीमारियां कट जाती हैं। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि दवाई बहुत महंगी होगी तो ही असर करेगी, और खास करके जो पैसे वाले लोग हैं उनको सस्ती दवाई तो असर करती ही नहीं। गरीब आदमी की तो बीमारी त्रिफला चूर्ण से ठीक हो जाती है। गरीब आदमी की बीमारी तो कई बार हमने देखा कि बाबा जी ने धोने में से राख उठाई और एक चुटकी खाई, उसने वो दवाई खाई और उसको मन में ऐसा भरोसा जगा, उसके अंदर से ऐसी शक्ति अंदर से पैदा हो जाती है कि बाबा जी ने ये तो दवाई दी है, ये तो धोना सिद्ध महापुरुष का है, ये तो प्रसाद है मेरे लिए, और उसी से ठीक हो जाता है। तो मैं अंधविश्वास को कतई नहीं मानता हूं। पदार्थ विज्ञान में सृष्टि विज्ञान, और मैं तो साइंस टेक्नोलॉजी इसका आदमी हूं। लेकिन आपको एक बात ही बता रहा हूं कि कई बार हम ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास को तो कभी नहीं मानना। हमारे पास में ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। जैसे मैं आपको 5-7 बात बताता हूं, फिर कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम पूरा करके फिर कुछ थोड़ा आज घरेलू उपचार बता देंगे। जो छूट गया वो कल बता देंगे। पूरा घरेलू उपचार बताएंगे आपको, आप नोट भी कर लेना उसमें से। जैसे आपको मैं 5-7 बड़ी बात बताता हूं। पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, प्लेटलेट्स का कम होना, इसकी कोई दवाई नहीं है। एलोवेरा का जूस और गिलोय, थोड़ा इसमें अनार और पपीते के पत्तों का रस हमने और मिलाया था। जिनको डेंगू हो जाता है उनके प्लेटलेट्स 3 से 4 लाख के बीच होनी चाहिए, उनके 3-3 हजार आ जाते हैं, 5-5 हजार आ जाते हैं, और फिर आदमी मर जाता है। क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो पूरी बॉडी से ब्लड लीकेज होने लगता है, ब्रेन से, हार्ट से, लीवर से, किडनी से, सारी नस नाड़ियों से ना खून रिसने लग जाता है, खून का रिसाव हो जाता है, तो आदमी मर जाता है। इसी को कहते हैं। अब मच्छर ने काटा, वो मच्छर ने प्लेटलेट्स गिरा दिए, प्लेटलेट्स घटने से आदमी मर गया। प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया और ये सब का इन्फेक्शन भी दूर हो जाता है। किससे? गिलोय, एलोवेरा, अनार और पपीते के पत्तों का रस, थोड़ा उसमें तुलसी की पत्र और डाल दो तो और फायदा हो जाता है। तो 5 चीजें बताई मैंने, गिलोय, एलोवेरा, अनार, पपीता का पत्तों का रस, थोड़ा सा तुलसी के 5-7 पत्ते, 5 चीजों का रस पिला दो। एक ही दिन में जिनका प्लेटलेट्स 5000 आ गया था, सुबह से शाम तक 5 बार पिलाया और 5000 से प्लेटलेट्स 50,000 हो गया। ये है इसका फायदा, इतना जबरदस्त है ये। पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, और ये इलाज है पक्का 100%। ये तो क्योंकि पतंजलि योगपीठ से ये इलाज बताया गया, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जैसे फकीरों ने इलाज बताया। ये इलाज यदि गोरी चमड़ी वाले को पता लग जाता ना, ये तो नोबेल पुरस्कार मिलता है इसी एक छोटी सी बात से। क्योंकि करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में मौत हो जाती है प्लेटलेट्स घटने से, डेंगू से, स्वाइन फ्लू से, चिकनगुनिया से, और उनका इलाज है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर ये गिलोय का ये बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए मैं कहता हूं पूरे देश में गिलोय भो। गिलोय, एलोवेरा, आंवला, तुलसी
नीम, ये कुछ पौधे तो घर घर में होने चाहिए।